खतरनाक ढंग से विभाजित होती दुनिया। फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम जारी है। अमेरिका और ईरान ने इसका श्रेय पाकिस्तान को दिया। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान की भूमिका मुख्यतः संदेशवाहक की थी। इस पर भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई और कुछ हलकों में यह आलोचना सामने आई कि उनकी भूमिका को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। पाकिस्तान सुन्नी बहुल है जबकि ईरान शिया बहुल। इसके बावजूद कुछ देशों ने कहा कि वे स्वयं को शिया या सुन्नी के रूप में नहीं बल्कि व्यापक रूप से मुसलमान के रूप में देखते हैं और वैश्विक स्तर पर उनके हित परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में कश्मीर में ईरान के समर्थन में धन एकत्र करने की गतिविधियां सामने आई, जबकि भारत का इस संघर्ष में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, यह शिया सुन्नी की मामला को छोड़ करके एक मुसलमान के रूप में इन्होंने संबोधन किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को संदेशवाहक के रूप में लेके आए हैं। जब बात आई ना संदेशवाहक के रूप में लेके आने की, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अमेरिका का ही संदेश ईरान तक पहुंचाना और ईरान का संदेश अमेरिका तक पहुंचाना, इस तरह से संदेशवाहक का काम इसमें पाकिस्तान ने करा है। तो इसकी वजह से वो चर्चा में आया है, ना कि वो कोई स्पेशल तरह के उसको सोल्यूशन करने के ढंग से, जैसे कि कतर करता है। कतर जो है किसी भी समस्या का सोल्यूशन करता है, संदेशवाहक नहीं बनता है। हाल में सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस फिर से पढ़ी। वे लिखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया। आने वाले समय में संघर्ष राष्ट्रों के बीच नहीं, सभ्यताओं के बीच होगा। महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा सभ्यताओं के टकराव के रूप में प्रकट होंगी। महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा जो है वो सभ्यताओं के टकराव के रूप में प्रकट होंगी। यह संघर्ष विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यह संघर्ष किसी एक देश का या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, व्यापक स्तर तक फैल सकता है। आज लोग आधुनिक पहचान के साथ साथ अपनी पारंपरिक पहचान को भी पुनः खोज रहे हैं। इसी कारण वे नई परिस्थितियों के साथ साथ पुराने द्वंद्वों को भी बनाए हुए हैं और उन्हें भूलने के लिए तैयार नहीं हैं। भविष्य में संघर्ष केवल आर्थिक असमानताओं जैसे अमीर और गरीब के बीच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच अधिक तीव्र रूप से सामने आएगा। यह इतिहास का पहला अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर हो सकता है। सभ्यताओं के रूप में वे पश्चिम, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीकी, इस्लामिक, सैनिक, हिंदू, ऑर्थोडॉक्स, बौद्ध और जापानी सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी में 6 बड़ी शक्तियां होंगी: अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रूस और संभवतः भारत। वहीं सैमुअल हंटिंगटन ने चीन, वियतनाम और जापान को अलग अलग सभ्यताओं के रूप में देखा। अब देखिए, यहाँ पर चीन, वियतनाम और जापान को अलग अलग सभ्यताओं के रूप में देखा है। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वियतनाम की जो कुछ सभ्यता चाइना से बिल्कुल मैच करती है, और जबकि जापान की अलग सभ्यता के रूप में देखा जा रहा है। तो ये तो एकदम अलग ही चीज़ होएगा। कोरिया कॉन्टिनेंट को अलग देखा जा रहा है। इन क्षेत्रों में बौद्ध परंपरा व्यापक प्रभाव है। इसी प्रकार अफ्रीका में मुसलमानों और ईसाइयों की बड़ी आबादी है, जबकि दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस मुख्यतः ईसाई बहुल क्षेत्र हैं। हंटिंगटन का मत है कि सैनिक, चीनी और जापानी सभ्यताओं ने स्वयं को आर्थिक आधार पर आधुनिक बनाया है, जबकि इस्लामिक विश्व अपनी पहचान को आर्थिक आधार पर कम बल्कि सांस्कृतिक और पंथक आधार पर अधिक सुदृढ़ करता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या, देखो इन्होंने पॉइंट लिखा है कि हंटिंगटन का कहा है कि चीनी और जापानी सभ्यताओं में स्वयं को आर्थिक आधार पर आधुनिक बनाया है, जबकि जो इस्लामिक जो क्षेत्र या उनकी जो कंट्रियां हैं वो सांस्कृतिक और पंथक के आधार पर अपने सुदृढ़ करा है। साथ ही पश्चिमी मूल्यों के प्रति उनकी आलोचनात्मक दृष्टि भी अक्सर सामने आती है। हालांकि यह भी तथ्य है कि विश्व भर में पश्चिम द्वारा विकसित अनेक तकनीकों और उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है। आधुनिक तकनीक अपनाने के बावजूद समाज अपनी
पारंपरिक पहचान और सांस्कृतिक तौर तरीकों को भी बनाए रखना चाहता है। पश्चिमी देशों में भी अब पंथ के प्रति अपने पहले जैसा विरोध दिखाई नहीं देता। कई स्थानों पर रविवार को बड़ी संख्या में लोग चर्च जाते हैं। ऐसे में पंथ को राजनीति से पूर्ण अलग होने की अवधारणा अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकसित हुए महत्वपूर्ण मूल्य जैसे स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता आज चुनौती के दौर में गुजर रहे हैं। देखा, क्रांति जो आई थी ना, इन्हीं क्रांतियों का कहीं न कहीं योगदान पूरे समाज में एक नए तरह के लीडरशिप पैदा होने में मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे बताया है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकसित हुए महत्वपूर्ण मूल्य स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता आज चुनौती के रूप में गुजर रहे हैं। अब प्रत्येक समाज और राष्ट्र स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में लगाए दिखाई दे रहे हैं। अब हर राज्य है ना अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अपनी सांस्कृतिक खान पान और जीवन शैली को श्रेष्ठ बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि अन्य को कमतर आंका जा रहा है। सभी अपने आप की संस्कृति और खान पान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि बाकी को कमतर आंका जा रहा है। मजहब के आधार पर नए नए गठबंधनों और समझौतों की प्रवृत्ति भी उभर रही है। नाटो में तुर्की को छोड़कर अधिकांश देश ईसाई बहुल हैं। इस्लामिक देशों में भी समान प्रकृति के गठबंधन की चर्चाएं उठती रहती हैं। हाल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। यदि दुनिया के सभी ईसाई, इस्लामिक और अन्य पंथक आधार वाले देश इसी प्रकार एकजुट होकर सैन्य और राजनीतिक मोर्चे बना लें तो वैश्विक परिदृश्य अत्यंत जटिल और अस्थिर हो सकता है। ऐसे में विश्व निरंतर संघर्षों में उलझ सकता है, कभी मजहब, कभी सीमाओं के लिए और कभी भाषा और कभी क्षेत्रीय अस्मिता के कारण। एक देश पर हमला होने पर समान पंथ और सभ्यता के आधार पर अन्य देश भी संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ेगा। यह एक चिंताजनक और भयावह परिदृश्य की ओर संकेत करता है। हम पंथ या सभ्यता की श्रेष्ठता पर कितना ही दावा करें, जीवन के मूलभूत आधार जैसे भोजन, आजीविका और आर्थिक स्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यकता है कि विश्व पंथक या सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर विभाजित होने के बजाय आर्थिक विकास और सहयोग को प्राथमिकता दें। जी हाँ, यहीं पर ये पॉइंट है कि आर्थिक विकास और सहयोग को प्राथमिकता दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि व्यापार करना सीखे, दूसरे का माल खरीदे और अपना माल दूसरे के पास बेच सके। जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ही ज़्यादा वो एक अलग पहचान बना सकते हैं। जैसे सिंगापुर हुआ, सिंगापुर में एक ही बिल्डिंग में अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे। कमेटी में, जिसे कहते हैं ना, एक सोसाइटी में अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे। उसी सोसाइटी में हर धर्म के जो है मतलब पूजा स्थल रहेंगे। तो उससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार की सोसाइटियाँ एक दूसरे से आकर के मिलेंगी। उससे क्या होगा, आर्थिक, और वो सारे की सारी जो है जो चर्चा करेंगे वो आर्थिक विकास पर किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि एक आर्थिक विकास एक ऐसा पॉइंट है जो सभी में मिलेगा, और बाकी जो राजनीतिक या उनकी जो सांस्कृतिक या अन्य चीज़ें हुई वो एक अलग फैक्टर बन जाएगा। तो अलग फैक्टर पे चर्चा कम और आर्थिक चीज़ों पर चर्चा ज़्यादा फोकस हो जाती है ऐसी स्थिति में। तो समृद्ध देशों को अपने लाभ से आगे बढ़कर गरीब और संसाधन विहीन देशों की सहायता करनी चाहिए, अन्यथा वैश्विक असमानताएं और संघर्ष मानवता के भविष्य को अनिश्चित बना सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। तो मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।